एटॉमिक हैबिट्स। छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम। अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और अचूक उपाय। लेखक जेम्स क्लियर। नित्य ज्ञान ऑडियोज। प्रकरण 20। अच्छी आदतों को बनाने का कमजोर पक्ष। नित्य ज्ञान ऑडियोज। आदतें महारत की नींव तैयार करती है। शतरंज में जब मोहरे चलाने की बुनियादी कला संचालित होने लगती है, तभी कोई खिलाड़ी खेल के अगले पायदान पर देख सकता है। हर सूचना जो स्मृति में रहती है, वह मानसिक खुलापन लाती है। यह प्रयास युक्त सोच के ओर ले जाता है। हर काम के लिए यह बात सही है। सरल चालें आप इतने अच्छे से जानने लगते हैं कि आप बिना सोचे उन्हें चल देते हैं। आपको ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ऐसे में आप ज़्यादा विस्तृत चीज़ों की ओर ध्यान देने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तरह आदतें उत्कृष्टता की मेरुदंड होती है। हालांकि आदतों का फ़ायदा किसी कीमत पर आता है। पहले तो यह हर बार दोहरा देने से उनके निपुणता, गति और कौशल्य बढ़ता है। लेकिन जैसे ही आदतें स्वचालित होने लगती है, तो आप फीडबैक के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। आप बिना दिमाग लगाए इसे दोहराते रहते हैं। ऐसे में गलतियाँ आसानी से होने लगती है। जब आप इसे ऑटो पायलट मोड में बहुत अच्छे से करने लगते हैं, तो बेहतर करने के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। आदतों का अच्छा पहलू यह है कि आप इसे बिना सोचे कर पाते हैं। इनका कमज़ोर पहलू यह है कि आप यह एक तय विधि में इन्हें करते हैं और छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप मान लेते हैं कि आप बेहतर कर रहे हैं क्योंकि आप अच्छा अनुभव प्राप्त कर रहे होते हैं। वास्तव में आप वर्तमान आदतों की ही सुदृढ़ कर रहे होते हैं, उनमें सुधार नहीं। सच तो यह है कि कुछ शोध बताती है कि एक बार किसी कौशल्य में जब महारत हासिल हो जाती है, तो समय बीतने के बाद उसमें थोड़ी गिरावट आती है। सामान्य तौर पर प्रदर्शन में मामूली गिरावट चिंता की बात नहीं है। आपको सतत उन्नयन के लिए किसी तंत्र की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे आप अपने दांत आसानी से ब्रश कर लेते हैं, जूतों में फीते आसानी से बांध लेते हैं और सुबह की चाय बना लेते हैं, उसी तरह से इस तरह की आदतें बेहद अच्छी होती है। छोटी चीज़ों में जब आप कम ऊर्जा लगाते हैं, तो वास्तविक मामलों में जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी संभावनाएं बढ़ाना चाहते हैं और आप अपने प्रदर्शन को उच्च स्तरीय बनाना चाहते हैं, तो बारीक से बारीक चीज़ों को आपको देखना होता है जो मायने रखती है। आप एक ऐसी चीज़ को बार बार अंधाधुंध दोहरा कर यह नहीं सोच सकते कि आप उत्कृष्ट बन सकते हैं। आदतें आवश्यक होती है, लेकिन महारत के लिए पर्याप्त नहीं होती। आपको दरअसल संचालित आदतों और सोचे समझे अभ्यास की ज़रूरत होती है। आदत प्लस सोचना माइनस समझा अभ्यास बराबर महारत। महान बनने के लिए कुछ कौशल्य संचालित होते हैं। बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को अपने कम प्रभावशाली हाथ से बॉल को उछालने की कला में पारंगत होने से पहले बिना सोचे बॉल ड्रिबलिंग करना आना चाहिए। सैन्य क्रिया करने वाले चिकित्सकों को सबसे पहले चीरा लगाने की प्रक्रिया को इतनी बार दोहराने की ज़रूरत होती है कि वे बाद में वे आंखें बंद करते हुए भी इसे कर सकें, ताकि वे सैन्य क्रिया में आने वाली विविधताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें। एक आदत में महारत हासिल होने के बाद आपको उसके प्रयास वाले भाग की ओर लौटना होगा, ताकि अगली आदत को बनाया जा सके। किसी विधा में दक्ष होने वह प्रक्रिया है जिसमें आप सफलता से छोटे छोटे तत्वों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसे तब तक दोहराते जाते हैं जब तक कि आप भीतर तक कुशलता प्राप्त नहीं कर लेते और इसके बाद उस आदत को अपने विकास की अगली सरहद की ओर बढ़ाने की नींव की तरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बार में पुराने काम आसान हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि आप अपनी शक्ति अग्नि चुनौती के लिए लगाते हैं। हर आदत प्रदर्शन के अगले स्तर का द्वार खोल देती है। यह एक अंतहीन चक्र है।
सभी आदतें शक्तिशाली होती हैं, लेकिन आपको एक ऐसे तरीके की ज़रूरत होती है कि आप समय के साथ प्रदर्शन की प्रति भी सचेत रहे, जिससे आप सतत सुधार और उन्नयन कर सकें। यह वह समय होता है जब आपको किसी कौशल्य में महारत लगने लगती है। उस समय आपको कार्य अपने आप होते दिखते हैं और आप सहज होते हैं। तब आपको आत्मसंतोष के जाल में फंसने से स्वयं को बचाना चाहिए। हल क्या है? प्रतिबिंब और समीक्षा का सिस्टम स्थापित करें। चित्र 16। दक्षता की प्रक्रिया में आवश्यकता इस बात की होती है कि आप लगातार आदत में सुधार तब तक करते जाएं जब तक कि प्रदर्शन के नए स्तर पर आ न जाए। साथ ही कौशल्य का उच्च स्तर भीतर तक समाहित न हो जाए। कैसे करें आदतों की समीक्षा और सुधार? सर्वाधिक प्रतिभावान बास्केटबॉल टीम 1986 में लॉस एंजलिस लेकर्स थी। इस रूप में शायद ही उन्हें कोई याद रखता है। इस टीम ने 1985-86 में एनबीए में 29-5 का शानदार रिकॉर्ड बनाया था। हेड कोच पैट राइनी ने सीजन के बाद कहा, जानकार कहा करते थे कि हम बास्केटबॉल के इतिहास में संभवतः सर्वश्रेष्ठ है। लेकर्स 1986 में प्लेऑफ में पिछड़े और वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल में हार देखनी। बास्केटबॉल के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ टीम एनबीए स्पर्धा खेल भी नहीं सकी। इस झटके के बाद राइनी यह सुनते सुनते थक गए कि उनके खिलाड़ियों में कितनी प्रतिभा है और टीम में कितनी संभावनाएं हैं। वे उत्कृष्टता की ऐसी चमक नहीं देखना चाहते थे जो बाद में प्रदर्शन के दौरान धुंधली पड़ जाए। वे चाहते थे कि हर शाम उनके खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन करें। यही करने के लिए उन्होंने एक योजना 1986 की गर्मी में बनाई। एक सिस्टम को उन्होंने करियर बेस्ड एक्सपर्ट प्रोग्राम का सीबीआई नाम दिया। पैट रेनी ने बताया, जब खिलाड़ी लेकर्स से जुड़े थे तो हम उनके हाई स्कूल तक के खेल के आंकड़ों को देख रहे थे। मैं इसे टेकिंग देयर नंबर कहता हूँ। हम खिलाड़ी की सटीक क्षमता को देखते थे और फिर हमारे संयोग के हिसाब से उन्हें उसे तैयार करते थे। यह इस धारणा पर आधारित होता था कि वह जो कर रहा है उसे कायम रखेगा और उसमें सुधार भी करेगा। किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन का बुनियादी स्तर पता कर लेने के बाद राइनी ने एक अहम कदम भी इसमें जोड़ना। उन्होंने हर खिलाड़ी को कहा, अपना प्रदर्शन पूरे सीजन में 1% तक सुधारते रहे। यदि वे सफल होते हैं तो यह सीबीई होगा या करियर का श्रेष्ठ प्रयास कहा जाएगा। वैसा ही जैसा अध्याय 1 में ब्रिटिश साइकिलिस्ट टीम के बारे में बताया गया था। नेकर्स ने हर दिन सुधार करते हुए शीर्ष स्तर का प्रदर्शन करने का लक्ष्य बनाया। राइनी ने इस पर पूरा जोर दिया कि सीबीई मात्र पॉइंट या आंकड़ेबाजी नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक और मानसिक के साथ श्रेष्ठ दैहिक प्रयास भी है। खिलाड़ियों को इस बात के लिए भी श्रेय दिया गया कि वे किसी प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को उस वक्त दौड़ने की अनुमति दे जब आप जानते हो कि फाउल उसके खिलाफ ही जाएगा। यही नहीं, खिलाड़ियों को दिनी गेंदों के लिए डाइविंग करने, रिबाउंड को लपकने, चाहे बॉल मिलने की संभावना हो या नहीं हो, उस साथी खिलाड़ी को मदद करने के लिए भी श्रेय दिया गया। जब कोई प्रतिद्वंदी खिलाड़ी उससे आगे निकल जाए, उन कार्यों के लिए भी खिलाड़ियों की पीठ थपथपाई गई जो नायकों वाले नहीं मान जाते। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि उस समय टीम के सबसे बड़े सितारा खिलाड़ी मैजिक जॉनसन ने किसी गेम में 11 पॉइंट लिए, 8 रिबाउंड किए, 12 को सहयोग दिया, 2 बार बॉल अपने पास खींची और पूरे खेल में 5 टर्नओवर किए। एक लूज बॉल के लिए डाइव करने पर भी उन्होंने +1 श्रेय दिया गया। इस काल्पनिक गेम में वे करीब 33 मिनट तक खेलते रहे। उनके नंबर 11 + 8 + 12 + 2 + 1 जुड़ते हुए 34 तक चले गए। इसमें से 5 टर्नओवर कम किए। 34 - 5 तो 29 मिले।
अंत में 33 मिनट के गेम से 29 को भाग दे दिया। 29 भागा 33 इज इक्वल टू 0.879। मैजिक का सीबीआई नंबर 879 रहा। यह नंबर हर खिलाड़ी के खेल के लिए देखा गया और यह औसत सीबीआई था, जिसमें खिलाड़ियों से सीजन में 1% सुधारने को कहा गया था। रायनी ने हर खिलाड़ी के वर्तमान सीबीआई की तुलना उनके पिछले प्रदर्शनों से ही नहीं बल्कि लीग के अन्य खिलाड़ियों से भी प्रदर्शन से भी की गई। रायनी ने बताया, हमने टीम के खिलाड़ियों की रैंकिंग लीग की उसी पोजीशन और भूमिका में खेलने वाले विरोधी खिलाड़ियों से की थी। स्पोर्ट्स लेखक जैक मैकमूनन ने लिखा, रायनी ने हर हफ्ते ब्लैक बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लीग के शीर्ष परफॉर्मर्स के नाम लिखे, साथ ही उनकी तुलना अपने ही रोस्ट के अन्य खिलाड़ियों से की। दमदार और विश्वसनीय खिलाड़ियों ने सामान्य रूप से 600 तक के स्कोर अर्जित किए, जबकि श्रेष्ठ खिलाड़ियों ने 800 तक का स्कोर बनाया। मैजिक ने अपने करियर में 138 ट्रिपल डबल लगाए थे। उनका स्कोर ज़्यादातर 1000 से ज़्यादा रहता था। टीम ने सीबीआई के आंकड़ों की ऐतिहासिक तुलना करके वर्ष दर वर्ष आगे बढ़ने पर जोर दिया। रायनी ने बताया, हमने नंबर 1985 की तुलना नंबर 1986 से की और खिलाड़ियों को बताया कि क्या पिछले सीज़न की तुलना में वे बेहतर कर रहे हैं या बदतर। इसके बाद हमने दिसंबर 1986 की तुलना नंबर माह से की। लेकर्स ने अक्टूबर 1986 में सीबीई को शामिल किया था। 8 महीने बाद वे एनबीए विजेता बन गए। इसके एक वर्ष बाद पैट रेनी ने एक और खिताब जीतने में टीम को नेतृत्व दिया। लेकर्स 20 वर्षों में एनबीए स्पर्धा लगातार जीतने वाली पहली टीम बन गई। उनके बाद उन्होंने कहा, किसी भी उद्यम में, किसी भी साहस में सतत प्रयास करते रहना सबसे ज़्यादा अहम है। सफल होने का तरीका यह है कि हम सीखें कि चीज़ों को सही ढंग से कैसे किया जाता है और फिर हर बार उसी तरह करें। सीबीई कार्यक्रम प्रतिबिंब और समीक्षा की शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। लेकर्स पहले से ही प्रतिभावान थे। सीबीई ने मदद की कि उनके पास जो क्षमता थी उससे वे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन करें और इससे यह सुनिश्चित भी करें कि उनकी आदतों में गिरावट के बजाय सुधार हो। प्रतिबिंबित और समीक्षा आदतों के दीर्घकालीन सुधार को संभव बनाते हैं, क्योंकि ये आपको आपकी गलतियों के प्रति सचेत करते हैं और सुधार के संभावित मार्गों के बारे में सोचने में मदद करते हैं। प्रतिबिंब के बिना हम बहाने बना सकते हैं, उसे युक्ति संगत बनाने की कोशिश कर सकते हैं और खुद से झूठ बोल सकते हैं। हमारे पास ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं जो यह बताती है कि कल की तुलना में हम बेहतर कर रहे हैं या बदतर। सभी क्षेत्रों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले कई तरह से प्रतिबिंब और समीक्षा की प्रक्रिया में संलग्न हो रहते हैं और इसकी प्रक्रिया जटिल नहीं होनी चाहिए। केन्या के धावक इलियोड किपचोगे ओलंपिक स्वर्ण विजेता होने के साथ सर्वकालीन महान मैराथन धावक में गिने जाते हैं। वे अब भी हर बार अभ्यास के बाद नोट्स बनाते हैं, जिसमें वे हर दिन के प्रशिक्षण की समीक्षा करते हैं और उन कमियों को तलाशते हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। इस प्रकार से स्वर्ण पदक विजेता तैराक केटी लेडेकी अपने वेलनेस को 1 से 10 के बीच पैमाने पर रिकॉर्ड करती है और वे पौष्टिक तत्वों के साथ इस बातों को भी नोट करती है कि उन्होंने कितने अच्छे से नींद निकाली है। वे अन्य तैराकों का समय भी रिकॉर्ड करती है। हर हफ्ते के अंत में उनके कुछ नोट देखते हैं और उनमें अपने विचार जोड़ते हैं। ऐसा केवल एथलीट ही नहीं करते। कॉमेडियन क्रिस रॉक्स जब कोई नई सामग्री तैयार कर रहे होते हैं तो वे दर्जनों बार छोटे नाइट क्लब में जाते हैं और सैकड़ों चुटकुलों को परखते हैं।
वे स्टेज पर नोटपैड लेकर जाते हैं और रिकॉर्ड करते हैं कि कौन सा चुटकुला अच्छा रहा और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। बची रहने वाली किन्नर लाइनें उनके नए शो की शान बन जाती है। मैं उन एग्जीक्यूटिव्स और इन्वेस्टर्स को जानता हूँ जो डिसीजन जनरल रखते हैं। इसमें वे हर हफ्ते उनके बड़े निर्णय लिखते हैं। ये निर्णय उन्होंने क्यों लिए और वे किस परिणाम की उम्मीद करते हैं। वे हर माह या वर्ष के अंत में अपने फैसलों की समीक्षा करते हैं कि वे कहाँ सही रहे और कहाँ गलत। atomichabits.com/generals पर मैंने उन पाठकों के लिए एक टेम्पलेट बनाया है जो डिसीजन जनरल रखना चाहते हैं। इसे आदत जनरल के हिस्से के तौर पर शामिल किया गया है। सुधार का मतलब आदतों को सीखना मात्र नहीं होता, बल्कि उन्हें व्यवस्थित करना भी होता है। प्रतिबिंबित और समीक्षा पर यह सुनिश्चित करते हैं कि आप अपना समय सही चीज़ों में लगाएं और जब आवश्यक हो तो उसे ठीक करें। ठीक पैट रायने की तरह, जो हर रात खिलाड़ियों के प्रयास में समायोजन करते हैं। यदि कोई आदत निष्प्रभावी हो तो आप उसका अभ्यास जारी नहीं रखना चाहते। व्यक्तिगत रूप से मैं प्रतिबिंब और समीक्षा ये दोनों के प्राथमिक तरीके अपनाता हूँ। हर दिसंबर में सालाना समीक्षा करता हूँ जिसमें मैं पिछले साल की झलक देखता हूँ। मैं अपनी आदतों की तुलना करता हूँ कि मैंने वर्ष में कितने आनेक छपाए, कितना वर्कआउट किया, कितने नए स्थानों पर गया आदि। आप मेरी पिछली सालाना समीक्षाओं को jamesclear.com/annual-review पर देख सकते हैं। इसके बाद मैं फिर 3 प्रश्नों का जवाब देकर अपने विकास या इसके अभाव पर ध्यान देता हूँ। 1. इस वर्ष क्या अच्छा हुआ? 2. इस वर्ष इतना अच्छा क्यों नहीं रहा? 3. मैंने क्या सीखा? जब 6 मास बाद गर्मी आती है, तब मैं सत्यनिष्ठा की रिपोर्ट बनाता हूँ। हर एक की तरह मैं भी कुछ गणितिया करता हूँ। मेरी सत्यनिष्ठा की रिपोर्ट मुझे यह समझाती है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और यह मुझे ठीक होने के लिए प्रेरित करती है। मैं इसका उपयोग अपने मूल मूल्यों की ओर फिर देखने के लिए करता हूँ और चिंतन करता हूँ कि क्या मैं उनके अनुरूप रह पा रहा हूँ। यह तब होता है जब मैं अपनी पहचान का प्रतिबिंब देखता हूँ और सोचता हूँ कि मैं जो बनाना चाहता हूँ उसके लिए कैसे कार्य कर सकता हूँ। मेरी पिछली सत्यनिष्ठा रिपोर्ट आप jamesclear.com/integrity पर देख सकते हैं। मेरी सत्यनिष्ठा की वार्षिक रिपोर्ट इन 3 प्रश्न का जवाब देती है। 1. मुझे और मेरे कार्य को चलाने वाले मूल्य क्या है? 2. मैं किस तरह से अपनी सत्यनिष्ठा के साथ रहता हूँ और काम करता हूँ? 3. मैं किस तरह से भविष्य में उच्च मानक स्थापित कर सकता हूँ? ये 2 रिपोर्टें ज़्यादा समय नहीं लेती है, हर साल मात्र कुछ घंटे, लेकिन वे सुधारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। वे धीरे धीरे नीचे गिरने से रोकती है और यह तब तक होता है जब मैं करीब से ध्यान नहीं देता। वे हर वर्ष याद दिलाती है कि मैं अपनी इच्छित पहचान को देखूं और विचार करूं कि आदतें मुझे वैसे बनने की कैसी मदद कर रही है जैसा मैं बनना चाहता हूं। वे यह संकेत देती है कि कब मुझे आदतों को उन्नयन करना है और नई चुनौतियां लेनी है। साथ ही कब मुझे मेरे प्रयासों को परिभाषित करना है और कब मूल तत्वों पर केंद्रित होना है। प्रतिबिंब एक दृष्टिकोण भी देता है। दैनिक आदतें जिस तरह से संयोजित होती है उसकी वजह से वे शक्तिशाली होती है, लेकिन हर दिन विकल्प पर अधिक चिंता करना वैसा ही है जैसा कि आप खुद को 1 इंच दूर से आईने में देख रहे हो। आप हर कमी को देख सकते हैं और बड़े प्रतिबिंब पर आपकी दृष्टि नहीं जाती है, जबकि कुछ अधिक फीडबैक मिल सकता है। इसके विपरीत आदतों की कभी समीक्षा नहीं करने का मतलब है आईने की ओर कभी नहीं देखना। आपको आसानी से सुधारे जाने वाली गलतियों के बारे में पता नहीं होता। शर्ट पर दाग, दांत में फंसा खाना, ये बहुत छोटे फीडबैक है।
समय समय पर प्रतिबिंब और समीक्षा की प्रक्रिया वैसे ही होती है जैसे बातचीत करने योग्य दूरी से स्वयं को आईने में देखना। आप महत्वपूर्ण बदलाव देख सकते हैं जो बड़े दृश्य को ओझल हुए बिना आप कर सकते हैं। आप पूरी पर्वत श्रृंखला देखना चाहते हैं, हर शिखर पर घाटी के पीछे दीवाना नहीं होना चाहते। अंततः हम कहते हैं कि प्रतिबिंब और समीक्षा व्यवहार में बदलाव के एक अहम पहलू पर फिर गौर करने का आदर्श समय प्रदान करते हैं। यह पहलू है हमारी पहचान। उन धारणाओं को कैसे तोड़ें जो आपको बढ़ने नहीं देती। शुरू में आदत को दोहराने जाना आपकी इच्छित पहचान के साक्षाई जुटाने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे ही आपको नई पहचान मिलती है, उस समय वे धारणाएं ही अगले स्तर पर जाने से आपको रोक देती है। आपके विरोध में काम करते हुए आपकी पहचान गौरवान्विति देने वाली लगती है, जो आपकी कमजोरियों को नकार कर वास्तव में आपको विकास करने से रोक देती है। यह आदत को बनाने की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। कोई विचार जितना अधिक हमारे लिए पवित्र होता है, उतनी ही गहराई से वह हमारी पहचान से जुड़ जाता है। आलोचना के बावजूद हम कड़ाई से उसका बचाव करते हैं। आप इसे हर जगह देखते हैं। स्कूल टीचर जो पढ़ाने के नए उपायों पर ध्यान नहीं देते हैं और वे ही अपने जांच परख प्लान पर जमे रहते हैं। एक वरिष्ठ मैनेजर जो अपने तरीके से काम करने के प्रति वचनबद्ध होते हैं। एक सर्जन युवा डॉक्टर के विचारों को खारिज कर देता है। ऐसा बैंड जिसका पहला एल्बम हलचल मचा देता है और फिर वह एक ही धरे पर चलने लगता है। हम किसी पहचान में जितना ज़्यादा चिपके रहेंगे, उतना ही मुश्किल होगा आगे बढ़ना। एक हल तो है कि सिर्फ किसी एक पहलू को अपनी उस पहचान का बड़ा हिस्सा बनाने से बचे जो आप है। निवेशक पॉल ग्राहम के शब्द में, अपनी पहचान को संक्षिप्त ही रखें। जितना अधिक आप एक ही धारणा से स्वयं को परिभाषित करते रहेंगे, जीवन की चुनौतियों के अनुरूप खुद को ढालने में उतनी ही परेशानी आएगी। यदि आप अपना सब कुछ एक ही चीज़ पर लगा देते हैं या फर्म के भागीदार से जोड़े देते हैं या जो भी हो, तो आपके जीवन के उस पहलू में जो नुकसान होगा वह आपको हिला कर रख देगा। यदि आप शाकाहारी हैं और फिर आपकी सेहत के लिए आपकी डाइट बदलनी होती है, तो आपकी पहचान का संकट हो जाएगा। जब आप एक पहचान से बहुत अधिक चिपके रहते हैं, तो आप नाजुक हो जाते हैं। एक ही चीज़ टूट जाने पर आप खुद को खो देते हैं। मेरी युवा अवस्था में एथलीट होना मेरी पहचान का अहम भाग था। मेरे बेसबॉल के करियर का अंत होने पर मुझे अपने आप को ढूंढने में परेशानी हुई। जब आप पूरा जीवन एक ही तरीके से खुद को परिभाषित करने में लगा देते हैं और यदि वह गायब हो जाए, तो फिर आप क्या रह जाते हैं। मिलिट्री के रिटायर्ड अधिकारी और पूर्व उद्यमी इसी तरह से अनुभव बताते हैं। यदि आपकी पहचान एक ही धारणा से बंधी हुई है, जैसे मैं महान सैनिक हूँ, तो जब सेवा काल समाप्त होगा, तब क्या करेंगे। कई व्यवसायिकों के लिए उनकी पहचान एक पंक्ति से बंधी होती है, मैं सीईओ हूँ या मैं संस्थापक हूँ। यदि आपने उठते बैठते हर पन व्यवसाय के लिए लगाया है, तो तब कैसा लगेगा जब आप कंपनी बेच देंगे। एक नुकसानों से पार पाने के लिए खुद को इस तरह पुनः परिभाषित करें ताकि आपकी पहचान का वह हिस्सा तब भी बना रहे जब आपकी भूमिका बदल जाए। मैं एथलीट हूँ को बदल कर ऐसा करें, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो मानसिक रूप से मजबूत और शारीरिक चुनौतियों को पसंद करता हूँ। मैं महान सैनिक हूँ को बदल कर ऐसा कर सकते हैं, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अनुशासित है, भरोसेमंद है और किसी भी टीम में चल सकता है। मैं सीईओ हूँ को बदल कर ऐसा करे कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो चीज़ों को सृजन करता है। जब प्रभावी तरह से चयन किया जाता है, तो पहचान लचीली हो जाती है, न कि नाजुक। जैसे पानी किसी रुकावट के आसपास बह रहा हो। अपनी पहचान विरोध में काम करने की बजाय बदलती परिस्थितियों के अनुसार काम करेगी,
ताओ ते चिंग का एक कोट है जो इन विचारों को सटीक ढंग से समाहित करता है। मानव जब पैदा होता है तो नरम और सौम्य सुनम्य होता है। जब मरता है तो कड़ा और सख्त हो जाता है। पौधे कोमल और नचीले पैदा होते हैं। जब मरते हैं तो बुरबुरे और सूखे हो जाते हैं। इसलिए जो भी कड़ा है या नचीला नहीं है वह मृत्यु का अनुयायी है। जो भी नरम है और झुकने वाला है वह जीवन का अनुयायी है। कड़ा और सख्त टूट जाता है, नरम और सुनम्य चलता रहता है। नाओ जू। आदतें उनके फायदे कराती है, लेकिन इनमें कमी यह है कि वे हमें विचार की पुरानी प्रवृत्तियों में बांध देती है और भले ही आसपास की दुनिया बदल जाए लेकिन वे बनी रहती है। हर चीज़ अस्थायी होती है। जीवन सतत बदलता रहता है। इसलिए समय समय पर आपको यह जांच करने की आवश्यकता है कि क्या आपके पुराने विचार और आपकी पुरानी धारणाएं अब भी आपको लाभ दे रही है। स्वचेतना का अभाव विष के समान है। प्रतिबिंब और समीक्षा विष हरण के समान है। नित्य ज्ञान ऑडियोज। अध्याय का सार। आदतों का लाभ यह होता है कि हम चीज़ों को बिना सोचे कर सकते हैं। कमजोरी यह होती है कि हम छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देते हैं। आदत प्लस सुविचारित अभ्यास बराबर महारत। प्रतिबिंब और समीक्षा वह प्रक्रिया है जो आपको प्रदर्शन के लिए सचेत रखती है। जितना अधिक किसी पहचान से चिपके रहेंगे, आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। नित्य ज्ञान ऑडियोज। तो दोस्तों, अगले ऑडियो बुक में आपने देखेंगे इस पूरी बुक का निष्कर्ष, ऐसे परिणामों के राज जो टिके रहते हैं। नित्य ज्ञान ऑडियोज। दोस्तों, आशा रखता हूँ कि यह ऑडियो बुक आपको पसंद आ रहा है, और अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को, इस ऑडियो बुक को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही ऑडियो बुक और आपको मिलते रहे, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी हिट कर दे ताकि जैसे ही नए ऑडियो बुक अपलोड हो तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इस ऑडियो बुक के फ़ायदे मिल सके। अगर ऐसे ही ऑडियो बुक आपको और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप, फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये हिंदी ऑडियो बुक कैसा लग रहा है, और अगर कोई कंप्लेन या कमेंट हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। आशा रखता हूँ आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ रहे।